नमस्कार दोस्तों, आई एम निधि गिल। मैं आपका मेरे चैनल स्टडी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट। हम इस वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे, देखेंगे वो एज अ पर्सनालिटी कैसे थे। फिर हम साथ में ये भी स्टडी करेंगे किस प्रकार से बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एज अ पॉलिटिकल लीडर इंडियन पॉलिटिक्स से इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि भारतीय राजनीति में इनकी शुरुआत खेड़ा मूवमेंट से हो जाती है, जो गांधी जी के थ्रू लेड किया गया था इन गुजरात 1917 में। बट एक बहुत बड़े नेता के रूप में ये बरदौली मूवमेंट से उभरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप यहाँ देख सकते हो, एक तरफ इनके बचपन की तस्वीर है और दूसरी तरफ उस समय की जब भारत को आज़ादी मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने भारत को इंटीग्रेट करने का काम किया, किस तरह से आज़ाद भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वो हिस्सा जो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट का इशू। तो भारत जो है, आज़ाद भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। जब भारत को आज़ादी मिली तो प्रिंसली स्टेट के सामने ये ऑप्शन था, या तो वो भारत का हिस्सा बने, पाकिस्तान का, और संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे। इन सभी रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट भारत में मिलाने का जो कार्य है, ये सारी बागडोर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बनाया। उन प्रिंसली स्टेट को भी जो भारत में हिस्सा बनने से झिझक रहे थे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर। इसी कारण इनको कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन इनको इसलिए बोला गया क्योंकि इन्होंने पूरे देश को यूनिफाइड किया। साथ में इनको पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट भी बोला जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनका बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। बिस्मार्क कौन थे दोस्तों? बिस्मार्क जर्मनी के एक बहुत बड़े लीडर ऑटो वन बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी को भी यूनिफाइड करने का काम किया इन द ईयर 1871। इसीलिए बहुत सारे देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कंट्री को यूनाइट करने का काम करते हैं, उनके लिए बिस्मार्क टर्म यूज़ किया जाता है। तो इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। साथ में यूनिफायर ऑफ इंडिया, इंडिया को एक करने का काम इन्होंने किया। आज़ादी के समय 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और इन सभी को भारत में मिलाने का काम एक ही पर्सन की जिम्मेदारी थी, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट। इनका नाम वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल था बचपन में, और सरदार का टाइटल इनको बाद में मिलता है। आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कब, कैसे और किस कम्युनिटी, या बोल सकते हो किन लोगों के ज़रिए इनको ये टाइटल दिया गया। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को प्रेजेंट डे जो गुजरात है उधर इनका जन्म हुआ, नाडियाड डिस्ट्रिक्ट में। उस टाइम ये ब्रिटिश इंडिया की बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, ये जो पूरा आपका बोल सकते हो गुजरात रीजन, आज का प्रेजेंट डे गुजरात स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट, ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। और 1960 में, 1960 में इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सेपरेट करके एक नया स्टेट गुजरात फ्रेम किया जाता है और दूसरा महाराष्ट्र फ्रेम किया जाता है। तो इनका जन्म प्रेजेंट डे गुजरात और उस टाइम के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 31 अक्टूबर 1875 को होता है। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हार्ट अटैक की वजह से होती है दोस्तों। और इनकी मृत्यु से रिलेटेड एक वाक्य भी आपको बताना चाहूँगी। जिस समय गांधी जी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को, ये आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी से मुलाकात की थी, बातचीत की थी। और गांधी जी की जैसे ही इनको निधन का खबर मिलता है, पता चलता है, इनके तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इनको फर्स्ट टाइम अटैक आता है। हालांकि उस समय इनकी बेटी वहाँ मौजूद होती है और वो देख लेती हैं। बाद में इनको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है एंड ही रिकवर्ड। लेकिन ये चीज़ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर ये उस समय इनका निधन हो जाता गांधी जी की मृत्यु के बाद, तो क्या आज का आज़ाद भारत जिस तरीके से, जिस रूप में हम देखते हैं अपनी यूनिफाइड कंट्री को, वो हमें मिल पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत बड़े फॉलोवर थे महात्मा गांधी जी के। इवन जब
इंडिया को यूनिफाइड करने के लिए नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तो महात्मा गांधी की जी के ही कहने पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस को क्विट नहीं करते हैं और यूनिफिकेशन के काम को आगे बढ़ाते हैं। जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत होता है, निधन होता है, उसी दिन दोस्तों हमारे एक और बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर का निधन होता है। वो सदर्न इंडिया से बिलोंग करते थे, उनका नेम था पोटी श्रीमल्लू। पोटी श्रीमल्लू ने आंध्र प्रदेश में विशाल आंध्रा मूवमेंट की शुरुआत की थी। मद्रास प्रोविज़न से, एक बहुत बड़े प्रोविज़न से आंध्र प्रदेश स्टेट को सेपरेट करने की। तो उस दिन भारत ने 15 दिसंबर 1950 को एक नहीं अपने दो महान नेताओं को खोया। एक तरफ वो जिन्होंने पूरे राष्ट्र का निर्माण किया और एक तरफ वो जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए राज्यों के किस तरीके से राज्यों के निर्माण की भूमिका निभाई जाएगी, इसमें बदलाव लेके आते हैं पोटी श्रीमल्लू। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रोफेशन वाइज सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे और ये इंग्लैंड जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत अव्वल होते हैं। 36 महीने के कोर्स को ये 30 महीने में ही कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों, और बहुत मेहनत करते हैं ये इंग्लैंड जाने के लिए। अपनी 2 साल की इनको सेविंग्स करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके विदेश जाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जैसे ही ये भारत आते हैं, सबसे पहले इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से खेड़ा मूवमेंट के दौरान होती है। खेड़ा मूवमेंट लॉन्च किया गया था बाय महात्मा गांधी इन गुजरात, जहाँ पे किसानों को टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज़ थे। वहाँ पे क्रॉप्स फेल हो जाती हैं, फ्लड आता है, फेमाइन आता है, और पहली बार ये भारत राजनीति में प्रवेश करते हैं। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय इनको कांग्रेस का 49वां प्रेसिडेंट बनाया गया था, और भारत की आज़ादी के बाद ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्टिक थे। जैसे सभी की आइडियोलॉजीज़ होती हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी भी एक नेशनलिस्ट थे, रियलिस्टिक थे, और साथ में वो नॉन वायलेंट को मानने वाले थे। इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है, प्रायोरिटी नेशन होती है, बाकी चीज़ें नहीं। कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट वो लोग होते हैं जो समाज में एक तरीके से बदलाव का काम करते हैं। इसका मतलब ये ऐसा कोई कार्य करते हैं, ऐसा कोई इवेंट स्टार्ट करते हैं जिससे इंस्पायर होकर लाखों लोग आगे बढ़ते हैं और वो भी बदलाव के रास्ते में आगे चल पड़ते हैं। रियलिस्टिक वो लोग होते हैं दोस्तों जो समाज में प्रैक्टिकल बेसिस पे जो भी घटनाएं चल रही हैं उस टाइम पीरियड में उनका एक्चुअल में रियल में किस तरीके से समाधान निकाला जा सकता है। सो ही वॉज ऑल ऑफ देम, नेशनलिस्ट भी थे, कैटलिस्ट भी थे और रियलिस्ट भी थे। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंडियन पॉलिटिक्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, खेड़ा मूवमेंट के थ्रू एंट्रेंस होती है और उनको एक्चुअल पहचान प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट से मिलती है। साथ में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पूरे इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं हमारा बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट। बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत 1928 में होती है, 1928 में। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं ये बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट की पिक्चर है। यहाँ पे ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और इधर महात्मा गांधी अमंग विद अदर पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ दैट मूवमेंट। और ये म्यूज़ियम है बरदौली में, म्यूज़ियम का नेम है सरदार पटेल नेशनल म्यूज़ियम बरदौली। ये वहाँ की पिक्चर है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं बरदौली में होता क्या है, किस वजह से वहाँ पे मूवमेंट की शुरू होती है, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा स्टडी करते हैं और फिर देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट का हिस्सा कैसे बन जाते हैं। सो बरदौली तालुका, तालुका क्या होती है? तालुका डिस्ट्रिक्ट है। तो तालुका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आज के प्रेजेंट डे गुजरात में है। मैंने आपको पूरा मैप के थ्रू बता दिया है। पहले गुजरात और महाराष्ट्र प्रोविजन सेम थी, तो बरदौली तालुका यहीं से बिलोंग करता था। जिस समय ब्रिटिशर्स अलग अलग टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे किसानों के ऊपर,
ठीक उसी समय बरदोली जो जगह है वहाँ पे किसानों को बहुत दिक्कत हो जाती है, फ्लड वहाँ पे आ जाता है और फेमाइन आ जाता है। ड्यू टू फ्लड एंड फेमाइन किसान किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, वो असक्षम हो जाते हैं। किस वजह से? अगर आज के टाइम पे भी आप देखोगे किसी भी एरिया में फ्लड से वो हिट होता है तो जाहिर सी बात है किसानों की फ्लड आने की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी, क्रॉप्स ख़राब होने की वजह से वो अपने सामान को मार्केट में नहीं बेच पाएंगे और टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही होता है। 1925 में बरदोली में एक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से वहाँ पे जितनी भी फसलें हैं किसानों की वो नष्ट हो जाती हैं। इसके ऊपर से वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के जो रेट हैं उनको इंक्रीज़ कर देती है 22 से 23%। बहुत सारी जगह आपको 22% लिखा हुआ मिलेगा और काफ़ी सारी जगह 23%। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ ऑफ देम आर राइट। आप दोनों ही समझ लीजिए 22 से 23% टैक्स इंक्रीज़ कर देती है पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इसका मतलब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले 10% टैक्स ले रही थी तो उसमें वो 22% और उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। अब किसानों को ओवरऑल 32% टैक्स चुकाना पड़ेगा, क्योंकि किसान ऑलरेडी उनकी क्रॉप्स फेल हैं, फ्लड्स जैसी समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है, भुखमरी पूरे रीजन में फैल चुकी है। तो किसान किसी भी तरीके से अपने टैक्सेस को पे नहीं कर पाएंगे। इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेंगी? जब किसान टैक्स पे करने में फेल हो जाएंगे तो उनकी ज़मीनों को हड़पना शुरू कर देगी, ज़मीनों को जब्त करना शुरू कर देंगी और किसानों को मजबूरी में अपनी ज़मीनें गंवानी पड़ेंगी। जैसे जैसे हालात ख़राब होते चले गए किसानों ने तय किया कि अब उन्हें एक मूवमेंट लॉन्च करना ही होगा, वरना ब्रिटिशर्स उन जितने भी किसान हैं सबकी ज़मीनें छीन लेगी, वो बेघर हो जाएंगे। एक तरफ से आर्थिक मंदी, ऑलरेडी उन्हें इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे, दूसरी तरफ से अब उनकी ज़मीनों को भी जब्त करना शुरू किया जाने लगा है। तो ऐसी सिचुएशन में किसान तय करते हैं एक मूवमेंट को शुरू करने के लिए। 1928 में जनवरी में वो जाके मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनको इनवाइट करते हैं वो अपने मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। साथ में गांधी जी को वो एश्योरिटी देते हैं, वादा करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मूवमेंट लॉन्च करने के लिए वो परमिशन दे दें और ये जो मूवमेंट है वो पूरी तरीके से नॉन वायलेंस होगा। वो अपनी कमिटमेंट दे देते हैं, एश्योरेंस दे देते हैं कि मूवमेंट के अंदर किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं होगी। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा है महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। यही एक रीज़न है जब 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, पूरा एक साल तक मास लेवल पे मूवमेंट चलता है और चोरी चोरा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पुलिस थाने की जो घटना घटती है 1922 फरवरी में, जिसकी वजह से महात्मा गांधी अपने इतने बड़े मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको ये बात पता थी, कोई भी मूवमेंट अगर उन्हें स्टार्ट करना है तो उसकी पहली शर्त होगी नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी या नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना। तो ये गांधी जी को प्रॉमिस करते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि मूवमेंट जो है, आंदोलन, प्रोटेस्ट पूरी तरीके से अहिंसक होगा। इस वादे के चलते गांधी जी परमिशन दे देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि वो बरदोली जाएं और इस मूवमेंट को लीड करें, पर मूवमेंट पूरी तरीके से नॉन वायलेंस होना चाहिए, इस चीज़ की एश्योरिटी रहनी चाहिए। पटेल एग्री करते हैं किसानों को लीडरशिप लीड करने के लिए। साथ में जब पटेल किसानों से मिलते हैं तो वो उन्हें 2-3 चीज़ों से और समझाते हैं, उनसे 2-3 चीज़ें क्लियर करते हैं। वो उनको बताते हैं पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी कि वो किसानों को बताते हैं जब हम आंदोलन शुरू करेंगे, हमारे आंदोलन की शुरुआत में, प्रोटेस्ट की शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स हमें पता है बहुत ज़्यादा ओप्रेसिव और क्रूअल होते हैं। वो आंदोलन को दबाने के लिए किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लियरिटी ले रहे हैं फार्मर्स से, अगर कल को ब्रिटिशर्स ने आंदोलन को दबाने के लिए गलत तरीके अपनाए, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए आपको जेल भेजा गया, आपकी ज़मीनें छीन ली गई, आपके घर को अगर छीन लिया जाए, तो क्या आप पीछे हट जाओगे या नहीं हटोगे? किसान प्रॉमिस करते हैं कि वो कुछ भी हो जाए इस मोमेंट से वो बैक ऑफ नहीं करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि कन्फिकेशन ऑफ लैंड, ज़बरदस्ती ज़मीनें और
प्रॉपर्टी किसानों की छीन ली जाएगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो ऐसी हालात में इन सारे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी क्या किसान इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? किसान बिल्कुल एग्री करते हैं और गांधी जी फिर वल्लभ भाई पटेल को और किसानों को ब्लेसिंग्स देते हैं इस मूवमेंट को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। साथ में यहाँ गांधी जी एक शर्त भी रख देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने, वो ये कि इस मूवमेंट में कांग्रेस और गांधी डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि इस मूवमेंट का गांधी जी और कांग्रेस से कोई भी लेना देना नहीं होगा। इस मूवमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल और बरदौली तालुका के लोगों की होगी। कांग्रेस के नाम पे ये मूवमेंट नहीं लड़ा जाएगा, ना ही महात्मा गांधी के नाम पे। ये मूवमेंट बरदौली सत्याग्रह का अपना एक अलग से आप बोल सकते हो सेपरेट स्ट्रगल रहेगा। गांधी जी ने हालांकि इनडायरेक्ट तरीके से इस मूवमेंट को खुल के सपोर्ट किया। अपनी मैगजीन यंग इंडिया में मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स को प्रिंट किया और मास लेवल को मैसेज दिया रिगार्डिंग दिस मूवमेंट और कहीं ना कहीं इनकरेज किया। ब्रिटिशर्स जो हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल मूवमेंट की शुरुआत में सबसे पहले वहाँ जाते हैं बरदौली में, ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को। ऑब्जर्व करने के बाद वो देखते हैं अभी तक किसानों को कितना नुकसान हुआ है, कितने किसान कैसी स्थिति में हैं, वो टैक्स क्यों नहीं दे पाएंगे, सारी चीज़ों का सर्वे करके ब्रिटिशर्स को वो लेटर लिखते हैं और लेटर में वो उनसे डिमांड करते हैं कि टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए और किसानों को कुछ समय दिया जाए जिससे उनको टाइम मिल जाए कर चुकाने का। लेकिन ब्रिटिशर्स जितनी भी डिमांड है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उन सारे डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। इन रिस्पॉन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रिटिशर्स के साथ पहले उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की, बट जब उनकी नेगोशिएशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे मूवमेंट शुरू कर देते हैं। मूवमेंट की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल फार्मर्स की एक आर्मी बना के करते हैं, एक ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके ये पूरी प्लानिंग उनको बताई जाती है कि कैसे उनको आंदोलन चलाना है। पूरी जो तालुका है उसको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट कैंप्स में। मेन और वुमेन को अलग अलग कैंप में कैटेगराइज कर दिया जाता है। इन कैंप के अंदर हिंदू, मुस्लिम, पारसी सभी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग शामिल होते हैं। कैंप में जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनको स्पीचेस दी जाती है, एजुकेट किया जाता है रिगार्डिंग कि उन्हें किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, नॉन वायलेंस को मेंटेन करना है, किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स के दबाव में आके हिंसा नहीं करनी है और हर तरीके की सफरिंग के लिए जो ब्रिटिशर्स आने वाले समय में किसानों को देंगे उनके लिए उन्हें तैयार रहना है। डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसानों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इस तरीके से सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे वो अपनी स्किल्स रिप्रेजेंट करते हैं एज अ टीम वर्क काम करने के लिए। सभी किसानों को हर एक संदेश ढंग से पहुँचे ताकि किसानों के बीच में किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो। अब हम आते हैं, शुरुआत में मैंने आपको बताया था हम इस मूवमेंट में जानेंगे किस तरीके से इनको टाइटल मिलता है सरदार। तो यहाँ पे इस मूवमेंट में महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, ये बहुत अच्छी बात थी इस मूवमेंट की। इस मूवमेंट में जितनी इक्वल इम्पॉर्टेंस मेन कैटेगरी को दी गई उतनी ही इक्वल इम्पॉर्टेंस वुमेन को भी दी गई। तो यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस मूवमेंट की सक्सेस के बाद सरदार का टाइटल दिया। सरदार का मतलब होता है चीफ, चीफ यानी कि हेड, जो लेड कर रहा है मूवमेंट को। तो क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट के लीडर थे तो यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार के नाम से सम्मानित किया और यहीं से इनका नाम बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल ने किसानों से प्रॉमिस लिया कि कुछ भी हो जाए वो टैक्स पे नहीं करेंगे और जो किसान टैक्स पे करेंगे उनको ब्रिटिशर सपोर्टर समझा जाएगा और सोशली उन किसानों का बॉयकॉट किया जाएगा। हर तरीके से सामाजिक रूप से उनके संबंध तोड़ दिए जाएंगे, उनसे बहिष्कार किया जाएगा। कोई भी किसान ऐसे किसानों से रिश्ते नहीं रखेंगे जो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक कास्ट है कलीपराज कास्ट, ये लैंडलेस लेबर की कास्ट है। इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके वेलफेयर के लिए भी इस मूवमेंट के थ्रू बहुत सारा काम किया गया। अब जब मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं तो ब्रिटिशर्स ने भी रिस्पॉन्स किया। हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्टेड? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज ऑलवेज हमेशा की तरह तय किया कि वो मूवमेंट को दबा देंगे, क्रश करेंगे। साथ में उन्होंने जो टैक्स इंस्पेक्टर थे, ये कौन है? टैक्स इंस्पेक्टर वही थे जो टैक्स कलेक्ट करने जाएंगे किसानों के पास और अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो इन्होंने बोला
फोर्सफुली इनकी जो प्रॉपर्टी है किसानों की उसको छीन लिया जाए, एनिमल्स को भी सीज कर दिया जाए। अगर किसान किसी भी तरीके से रीज़न से टैक्स देने से मना कर रहे हैं तो इसके रिस्पांस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया उनकी ज़मीनों को और उनके जानवरों को, कैटल्स को छीन लिया जाएगा। जानवरों को क्यों? क्योंकि कैटल्स बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं, हमें उनसे मिल्क, मीट, अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने तय किया, उन्होंने पठान्स जो हैं वहाँ के, उनको ऑर्डर्स दिए कि आप ज़मीनें छीन लेंगे, जब्त कर लेंगे, और कहीं पे भी आपको खेतों में, फील्ड्स में जानवर मिल रहे हैं चरते हुए, और चरवाहे अपने जानवरों को ले भी जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके उन जानवरों को छीन लिया जाए। इसके रिस्पांस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक टेक्निक को अडॉप्ट किया और उन्होंने किसानों को बोला कि जब ब्रिटिशर्स इंस्पेक्टर गांव आएंगे तो आपने क्या करना है, अपने घरों में ताले लगा देने हैं और अपने जानवरों को बाहर रखने की बजाय अंदर रख देना है। क्यों? जब ब्रिटिश इंस्पेक्टर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और लीगल तरीके से उन्हें स्टैंप चाहिए, अंगूठा चाहिए, सिग्नेचर चाहिए किसानों का ज़मीनें ज़ब्त करने के लिए। जब इंस्पेक्टर आएंगे उन्हें दिखेगा पूरा तालुका में एक एरिया खाली है, यहाँ पे लोग है ही नहीं, तो किस तरीके से वो फेल हो जाएंगे, किसानों की ज़मीनें भी नहीं जब्त कर पाएंगे, और क्योंकि घरों के अंदर कैटल्स को छुपा के रखा हुआ है वो कैटल्स को भी जब्त नहीं कर पाएंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की टेक्निक थी। और साथ में उन्होंने बहुत छोटे छोटे, आप बोल सकते हो, ब्रिटिशर्स की जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर अपने लोगों को स्प्रेड किया हुआ था एज अ स्पाई, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहले ही खबर पहुंचा देते थे इस जगह, इस एरिया में ये इंस्पेक्टर आने वाला है इस दिन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले से ही सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ के लोगों को ऑर्गेनाइज कर लेते थे और बता देते कि हमें अब इस जगह से शिफ्ट हो जाना है, ताला लगा के चला जाना है, ताकि जब इंस्पेक्टर वहाँ आएंगे तो वो देखेंगे घर में ताला लगा हुआ है, किससे वो डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करा पाएंगे ना। उसकी वजह से ये जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की, प्रॉपर्टी को सीज करना और एनिमल्स को सीज करना, ये फेल हो जाएगी। इन बिटवीन इस मूवमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बॉम्बे काउंसिल के जो मेंबर है, फॉर एग्जांपल के.एम. मुंशी एंड लालाजी नारंग जी, ये भी रिज़ाइन कर देते हैं। ओवरऑल पूरे इंडिया में काफ़ी सारी, आप बोल सकते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल से काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स रिज़ाइन करते हैं और इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। हालात ब्रिटिशर्स जब देखते हैं बाहर निकल चुके हैं उनके कंट्रोल से, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है उनका, अब क्या जवाब देंगे? तो आउटकम्स क्या है इस मूवमेंट के? फेयरिंग थिंग्स आउट गो ऑफ हैंड, गवर्नमेंट सेटअप करती है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। जब ब्रिटिशर्स को लगता है अब उनको झुकना पड़ेगा, अब कोई हालात है ही नहीं, किसान भी उनको चकमा दे रहे हैं, ना तो वो लैंड सीज कर पा रहे हैं, ना वो जानवरों को सीज कर पा रहे हैं, और टैक्स भी नहीं किसान पे कर पा रहे हैं, तो हालात ख़राब हो रहे हैं। इस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स एग्री करते हैं कि वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं और एक कमीशन को सेटअप किया जाता है। ये कमीशन का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। इस मैटर में देखने के लिए उनको ये तय करना था कमीशन को कि कितना % वो टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे। तो कमीशन ये ऑर्डर देती है, कमीशन ये एक तरीके से आप बोल सकते हो रिकमेंड करती है 6.03% को रिड्यूस किया जाए। फाइनली मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। साथ में पटेल ये भी इंश्योर करते हैं कि जिन लोगों की, जिन किसानों की लैंड और प्रॉपर्टी को कन्फाइंड किया गया है, ब्रिटिशर्स उनको वो लैंड रिटर्न कर दे। लेकिन ब्रिटिशर्स ज़मीनें देने से मना कर देती है। इसके रिस्पॉन्स में भारत में जो वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ज़मीनों को ख़रीदते हैं ब्रिटिशर्स से और बाद में उन ज़मीनों को किसानों को दे दिया जाता है। इस मूवमेंट के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़े एक नेशनल लीडर के तौर पे उभरते हैं और इस मूवमेंट में वो अपनी रिमार्केबल स्किल्स को शो करते हैं, किस तरीके से उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर तरीके से पीसफुली, नॉन वायलेंस इस मूवमेंट को लीड किया। आफ्टर दिस मूवमेंट पटेल बिकम अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस इज निधि गिल. Thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel.